हेलो स्टूडेंट। तो देखिएगा बेटा, अभी हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट ए कंप्लीट किया है। आपने वीडियो ज़रूर देखा होगा और आपको वीडियो पसंद भी आया होगा, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन को उसके कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कस करेंगे। बेटा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि आज के वीडियो में भी मैं पिछले वीडियो की तरह हर क्वेश्चन को उसके कॉन्सेप्ट के साथ अर्थात उसकी थ्योरी भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप लोगों को रिवाइज भी हो जाए और आपको किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए किन किन पॉइंट की रिक्वायर्ड होती है उनका भी पता चल जाए, और ऑर्गेनिक में हमें क्या पॉइंट पढ़ना होता है क्या नहीं होता उसके बारे में भी आपको पता चल जाए। तो देखिएगा बेटा, इसके अंदर सबसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाउ मैनी कैरल सेंटर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको बताना है इस कंपाउंड में कितने कैरल सेंटर है। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कैरल सेंटर क्या होता है। तो बेटा कैरल सेंटर किसको बोलते हैं? तो कैरल सेंटर की मैं बात करूं तो आपका कोई ये सेंटर एटम है, और इस सेंटर एटम पर जो 4 वैलेंसियां हो, और ये 4 वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए, अर्थात 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेंट या ग्रुप अगर होंगे तो ऐसा सेंटर आपका क्या कहलाएगा? कैरल सेंटर। और हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो बेटा जनरली कैरल सेंटर की जगह हम एक वर्ड और यूज करते हैं, कैरल कार्बन, क्योंकि हम जनरली कैरल कार्बन को वर्ड को यूज करते हैं। आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो बताओ कैरल कार्बन किसको बोलेंगे? तो दोज कार्बन विच हैव ऑल डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेंट या ग्रुप इन sp3 हाइब्रिडाइज। ध्यान रखना बेटा, आपका कैरल कार्बन वो होता है जो सबसे पहला तो sp3 होना चाहिए। ध्यान दे, सबसे एसेंशियल कि आपका कैरल कार्बन वो होता है जो sp3 हाइब्रिडाइज होता है और उस पर लगे हुए 4 ग्रुप डिफरेंट होते हैं। जैसे मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, ये कार्बन है, इस पर A, इस पर B, इस पर D और E। अब आप देखो, ऐसे कार्बन को हम कैरल कार्बन बोलेंगे क्योंकि इसकी 4 वैलेंसी डिफरेंट है और sp3 भी यह है। अगर sp2 होगा तो वो कभी कैरल नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें 4 वैलेंसी डिफरेंट नहीं होगी। तो ये होता है कैरल। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में कैरल कार्बन या कैरल सेंटर है तो वो ऑप्टिकल एक्टिव हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कैरल सेंटर इज नॉट नेसेसरी एंड sufficient condition for optical isomerism। कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इससे तो ये क्लियर हो गया कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कैरल सेंटर जो है वो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। अर्थात हम कैरल सेंटर को देखकर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपका कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। तो फिर हमें एक ऐसी टर्म पकड़ना होगा जिससे हमें ये एक्सप्लेन हो जाए कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। हाँ, इसके अंदर भी अगर मैं बात करूं तो 1 कैरल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड अगर है, 1 कैरल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो बेटा वो हमेशा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो ही करेगा। तो ध्यान रखना बेटा, अगर 1 कैरल कार्बन कंटेनिंग कोई ग्रुप है तो वो हमेशा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो इसका मतलब इसके लिए जो टर्म यूज करने जा रहे हैं वो टर्म है कैरलिटी। क्या टर्म्स यूज करने जा रहे हैं बेटा? कैरलिटी। क्या होती है कैरलिटी? तो बेटा कैरलिटी कोई वर्ड नहीं है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है बेटा, बहुत सारे वर्ड्स होंगे उनका ग्रुप है। किसको बोलते हैं कैरलिटी? तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने ये P लिया है और इसको मिरर के सामने रखा है। आपको पता है P को मिरर के सामने रखेंगे तो मैं इस तरह से ऑब्टेन होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि बोथ आर मिरर इमेज, बोथ आर मिरर इमेज। बताओ दोनों मिरर इमेज है या नहीं है? और अगर दोनों मिरर इमेज है और मैं इसको उठाकर इसके ऊपर रखूं तो क्या ये इसको सुपर इम्पोज करेगा? तो दोनों मिरर इमेज है
और नॉन सुपर इम्पोजिबल भी है बेटा, अर्थात एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर रहे, ढक भी नहीं रहे, दोनों मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। इसका मीन्स क्या है कि ये मॉलिक्यूल आपका अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल से मतलब है बेटा इसके अंदर पोस भी नहीं है, कोस भी नहीं है, अर्थात ये आपका एसिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं है, ये आपका एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। और अगर एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो इसको हम 2 इक्वल हाफ में डिवाइड भी नहीं कर सकते, अर्थात इसके हम टू पोर्शन नहीं कर सकते। और ऐसी कंडीशन पर होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कैरेल मॉलिक्यूल बोलते हैं, ये कैरेल मॉलिक्यूल है। और इन सभी कंडीशनों का, ये सभी कंडीशनें जब कंबाइंड फॉर्म में होती है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा, कैरेलिटी बोलते हैं। इसका मतलब अगर मैंने कैरेलिटी वर्ड यूज किया तो उसके अंदर अपने आप ये सभी पॉइंट हो जाएंगे। और जिस भी मॉलिक्यूल में कैरेलिटी होती है वो हमेशा एसेंशियली ऑप्टिकल होगा, अर्थात वो ऑलवेज ऑप्टिकल है। तो हम क्या बोलेंगे कि कैरेलिटी इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ध्यान रखना बेटा, कैरेलिटी जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है। अर्थात अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल है जो अनसिमेट्रिकल है, अर्थात एसिमेट्रिक है, कहने का मतलब उसमें पोस और कोस नहीं है, तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल आपका कैरेल मॉलिक्यूल है। इसका मतलब वो मॉलिक्यूल मिरर इमेज रखेगा और उसके मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे। और ऐसी प्रॉपर्टी जिस भी मॉलिक्यूल में होगी वो ऑलवेज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कैरेल सेंटर नहीं, कैरेलिटी का होना कम नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होती है। अब हमारा क्वेश्चन ये था कि इसमें आपको बताना है कितने कैरेल सेंटर है, और कैरेल सेंटर के लिए मैंने कहा था 4 ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। और बेटा एक चीज़ और मैं बता दूं, जहाँ पर 2 रिंग आर ज्वाइन होती है वहाँ पर तो वो कैरेल होता है, अगर रिंग में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो तो देखिएगा इसमें कैरेल सेंटर कितने हैं। तो बेटा देखिएगा सबसे फर्स्ट कैरेल सेंटर ये होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन है, इधर मतलब 2 कार्बन इथाइल है, एक हाइड्रोजन होगा और एक इधर ये ग्रुप होगा। ये sp2 है इसलिए कैरेल नहीं होगा, ऑक्सीजन कैरेल नहीं होगा। हाँ, ये कार्बन भी बेटा आपका कैरेल होगा, क्यों? क्योंकि इधर आपके पास CH है, इधर CH2 है। उसके बाद में अगर हम यहाँ से चले तो बेटा ये कार्बन यहाँ पर आपका कैरेल होगा। उसके बाद में देखो बेटा ये 2 रिंग ज्वाइन हो रही है तो ये भी कैरेल होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इधर CH2 है, इधर भी CH2 है, अगेन यहाँ CH2 है बट यहाँ पर CH है। और बेटा ये भी आपका कैरेल होगा क्योंकि यहाँ पर भी 2 रिंग ज्वाइन हो रही है। और बेटा ये भी आपका कैरेल होगा क्योंकि यहाँ पर भी आपका 2 रिंग ज्वाइन हो रहा है। बट मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा कि ये कार्बन आपका कैरेल नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा इस रिंग में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है और ये रिंग किसी के साथ कनेक्ट भी नहीं है। तभी तो आप देखो यहाँ पर भी क्या है, CH2, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर भी CH2, अर्थात इसको हम 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई कैरेल सेंटर नहीं है। तो बताओ इसमें टोटल कितने कैरेल सेंटर है? 1 2 3 4 5 6। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा बेटा? C। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डज नॉट रिप्रेजेंट मीजो कंपाउंड। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मीजो आइसोमर्स नहीं है। तो सबसे पहले तो हम देखो मीजो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था मीजो कंपाउंड वो होते हैं जिनके अंदर एट लीस्ट 2 कैरेल सेंटर हो, 2 कैरेल सेंटर विद प्लेन ऑफ सिमेट्री। ध्यान रखना बेटा, आपके मीजो कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर एट लीस्ट 2 कैरेल सेंटर और विद प्लेन ऑफ सिमेट्री हो। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल है इसके लिए मीजो टार्टेरिक एसिड। तो मैं ये मीजो टार्टेरिक एसिड का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये बेटा मीजो टार्टेरिक एसिड है और मीजो टार्टेरिक एसिड के अंदर यहाँ पर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है और प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से इसका हाफ पार्ट क्लॉकवाइज और हाफ पार्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है। जरा मैं इसका नोमेनक्लेचर एक्सप्लेन करता हूँ।
तो आप जरा देखो इसके नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करें तो इस वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो COOH, यहाँ पर H और यहाँ पर OH है। इस वाले कार्बन पर यहाँ से डायरेक्ट अटैच कार्बन है। इस कार्बन पर एक तो ऑक्सीजन अटैच है, एक कार्बन अटैच है और एक हाइड्रोजन अटैच है। तो देखो ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 होगा। वी गो फ्रॉम 1 to 2। ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होना चाहिए था बेटा S, बट आपकी लोअर प्रायोरिटी ऐसे रखी हुई है तो ये क्या हो जाएगा R। तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है बेटा? R कॉन्फ़िगरेशन है। अब नीचे वाले कार्बन पे देखते हैं हम, तो नीचे वाले कार्बन पे देखिएगा बेटा आपका HOH और ये COOH है और यहाँ पर ये कार्बन है। इस कार्बन के साथ भी कनेक्शन तो वही रहेगा OCH का, तो ये नंबर 1 हो जाएगा और आपका ये नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर O तीनों O हैं। वही 1 to 2 क्लॉकवाइज है बेटा। अगर क्लॉकवाइज है तो ये क्या होना चाहिए था? R, बट आपकी लोएस्ट प्रायोरिटी ऐसे रखी हुई है तो R की जगह ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? S। वैसे क्लियर भी हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसका हाफ पार्ट रोटेट हो रहा है तो R है, इसका हाफ पार्ट एंटी क्लॉक रोटेट हो रहा है तो S है। तो ऐसा अगर कॉन्फ़िगरेशन होगा तो वो आपका क्या होगा? मीजो कंपाउंड होगा। अब आप देखिएगा आपको जो क्वेश्चन गिवन है उसके अंदर मीजो कंपाउंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो आप देखिएगा सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा बी ऑप्शन के लिए, क्योंकि बी ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जो डायरेक्ट मीजो कंपाउंड में हमें विजिबल हो रहा है। क्योंकि देखो आप यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मिथाइल मिथाइल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन, तो बी वाला कंपाउंड तो आपका मीजो है, ये तो मैं डायरेक्ट ही ऑब्जर्वर हो रहा है। सी और डी में चेक करो, अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं हो रहा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री खींचता हूँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर ड्रॉ करूंगा तो ये सुपर इम्पोज नहीं होंगे। बट मैंने भी इससे पिछले वीडियो में भी आपको बताया था और एक बार और फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जैसे आपके पास ये कॉन्फ़िगरेशन है ABDE, अगर इसमें किसी एक को हम फिक्स रखकर उसको चाहे क्लॉकवाइज रोटेट कर दो चाहे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दो, चाहे इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दो चाहे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दो, उनके कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होते, अर्थात ऐसी कंडीशन पर वो हमें क्या मिलते हैं? आइडेंटिकल मिलते हैं। तो जरा देखो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले को फिक्स कर लेता हूँ। इस वाले को मैंने क्या कर दिया बेटा? फिक्स। अब बताओ अगर मैं इसको फिक्स करके आपके नीचे वाले को रोटेट कर देता हूँ, किस वाले को? नीचे वाले को। तो मैंने ये नीचे वाले को इस तरह से रोटेट कर दिया। अब आप जरा देखो ऊपर वाला फिक्स है, नीचे वाले को मैंने रोटेट किया है। रोटेट करने के बाद यहाँ क्लोरीन हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ मिथाइल हो जाएगा। अब आप देखो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? बिल्कुल है, हमें ऑब्जर्व हो रही है क्लियर। तो इसका मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा बेटा? मीजो कंपाउंड हो जाएगा। ऐसे ही जरा आप डी में देखो, डी में भी मैं क्या करूंगा? इस ऊपर वाले को फिक्स कर लूंगा। हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर वाले को आप फिक्स करो, किसी भी एक को फिक्स कर लो। मैंने ऊपर वाले कॉन्फ़िगरेशन को फिक्स कर दिया बेटा, तो ये वाला आपका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स हो गया। अब नीचे वाले को मैं रोटेट करूंगा, इसको मैं इस तरह से रोटेट कर लेता हूँ। तो जैसे मैं इसको ऐसे रोटेट करूंगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ मिथाइल आ जाएगा, यहाँ क्लोरीन आ जाएगा। अब जरा आप देखो क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है? बिल्कुल है बेटा। अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो कन्फर्म है ये भी आपका कौन सा कंपाउंड है बेटा? मीजो कंपाउंड है। तो आपका बी ऑप्शन भी मीजो है, बी भी मीजो है, सी भी मीजो है, डी भी मीजो है। क्या ए मीजो है? तो अब हम ए के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जरा देखो यहाँ पर डायरेक्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि जब हम यहाँ से लाइन खींच ड्रॉ करेंगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो सुपर इम्पोज होगा, बट मिथाइल को क्लोरीन सुपर इम्पोज नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे बताओ? तो हम यहाँ पर ऊपर वाले को फिक्स कर देंगे। तो इस वाले को मैंने फिक्स कर दिया और इसको रोटेट कर देंगे। इन्हीं की तरह सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ मिथाइल है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्लोरीन है। अब आप देखो इसको मैं रोटेट करूंगा, तो जैसे इस क्लोरीन को क्लोरीन के नीचे यहाँ ले आता हूँ, तो इसको मैं रोटेट ऐसे कर देता हूँ। तो बताओ यहाँ क्लोरीन आ जाएगा, बट आप जरा देखो यहाँ पर कौन आ जाएगा बेटा? मिथाइल आ जाएगा। और अगर यहाँ मिथाइल आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सेंस यह है कि ये सुपर इम्पोज नहीं होगा। क्या नहीं होगा बेटा? ये सुपर इम्पोज नहीं होगा। अब आप चाहे कैसे भी इसको फिक्स करके रोटेट कर लीजिएगा, ये कभी भी सुपर इम्पोज नहीं होगा। इसका मतलब ये कंपाउंड आपका मीजो कंपाउंड भी नहीं है। तो इस तरह से हम मीजो कंपाउंड के बारे में आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। अब आती है बात इनके अंदर सेकंड टाइप। अभी तो फर्स्ट वे है, सेकंड वे है किनका हम नोमेनक्लेचर करके भी कर सकते हैं। जैसे भी हमने नोमेनक्लेचर किया, अगर RS कॉन्फ़िगरेशन में ऑब्टेन हो रहा है तो इसका मतलब उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। तो जरा देखो आप लास्ट वाले का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन करता हूं तो जरा आप देखिएगा लास्ट वाले में यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पर मिथाइल है,
यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्लोरीन है और यहाँ पर मिथाइल है। क्लोरीन 1 होगा और इधर वाला ग्रुप हमेशा 2 होगा। तो देखो आप 1 से 2 हमेशा, जब हम 1 से 2 रोटेट हो रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज है बेटा। अब बताओ एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब आपका एस होना चाहिए, बट लोअर प्रायोरिटी ऐसे रखी हुई है तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपका आर हो गया। अब ऊपर वाले में देखो, ये 1 हो जाएगा बेटा, ये 2 हो जाएगा, वही हम 1 से 2 जाएंगे तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? वापस एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब बताओ अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो मतलब क्या होना चाहिए? एस, बट आपकी लोअर प्रायोरिटी आपका ऐसे करेंगे तो आप देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होना चाहिए था? एस, और आपकी लोअर प्रायोरिटी ऐसे रखी हुई है तो बताओ ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? आपका एस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब दोनों अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ पार्ट रोटेट क्लॉकवाइज, हाफ पार्ट रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे इसमें चेक कर लीजिएगा आप जरा। देखो इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो CH3 Cl H H CH3 और Cl, इसमें देखते हैं तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो हम रोटेट इस तरह से होंगे क्योंकि हम 3 को क्रॉस नहीं कर सकते, 2 को क्रॉस कर सकते हैं, 4 को क्रॉस कर सकते हैं। तो जब हम ये चलेंगे तो बताओ कौन सी डायरेक्शन हो गई? क्लॉकवाइज। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए बेटा? आर, बट लोएस्ट प्रायोरिटी ऐसे रखी हुई है तो बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन कौन सा हो गया? एस। अब ऊपर वाले में देखिएगा, जब ऊपर वाले क्या करेंगे तो ये तो क्लोरीन नंबर 1 हो जाएगा और नीचे वाला नंबर 2 हो जाएगा। हम 1 से 2 जा रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज, और ये कौन सी कंडीशन हो गई बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी हो गई बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होना चाहिए था? एस, बट आपकी लोअर प्रायोरिटी ऐसे रखी हुई है तो एस की जगह क्या हो जाएगा? आर। तो ये आर हो गया। तो देखो यहाँ पर भी अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, तो हम इस तरह से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बाकी इस तरह से हम रोटेट करके भी कर सकते हैं। ध्यान रखना, अगर किसी वन को फिक्स रखकर दूसरे को रोटेट आप किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो, हमेशा आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन हमें ऑब्टेन होगा। ठीक है बेटा, अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, CH3H CHSH ClH C2H5, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है आर। आइडेंटिकल एनियोमर्स, आइस्टियोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, अर्थात आपको बताना है कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो सबसे सिंपल सी बात है कि इनका हम नोमेनक्लेचर करके ही आइडेंटिफाई करेंगे। तो मैंने आपको लास्ट बताया भी था कि 2 टाइप से इसको हम नोमेनक्लेचर मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक नोमेनक्लेचर और एक रोटेशन से। तो फर्स्ट हम नोमेनक्लेचर करते हैं। तो देखो इसमें अगर हम नंबरिंग करेंगे तो बेटा नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि SH को लोअर नंबर ऑब्टेन होगा। इसमें भी नंबरिंग बेटा यहाँ से होगी, ये 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5। तो जरा देखिएगा 2 नंबर के कार्बन पे हम देखते हैं। तो यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर SH है, यहाँ पर H है, ये 2 नंबर का कार्बन है और इस पर कार्बन। अब देखो इस कार्बन पे डायरेक्ट क्लोरीन भी है, कार्बन भी, हाइड्रोजन भी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्लोरीन है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। आप देखो नंबर 1 तो ऐसे होगा सल्फर, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 16 है। उसके बाद में यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, पर यहाँ पर कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्लोरीन है, तो ये नंबर 2 हो जाएगा, ये नंबर 3 हो जाएगा, ये नंबर 4 हो जाएगा। वी गो फ्रॉम 1 to 2, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब आप देखो जब हम 1 से 2 क्लॉकवाइज जाएंगे तो बेटा आपका क्या होना चाहिए? आर कॉन्फ़िगरेशन, बट लोअर प्रायोरिटी ऐसे रखी हुई है तो आर की जगह क्या हो जाएगा? एस। तो बताओ इसमें कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है? 2 पर एस आ रहा है। अब लेंगे हम 3 पर। तो जरा देखिएगा 3 नंबर के कार्बन पर आपके पास ये कॉन्फ़िगरेशन है और इसके अंदर यहाँ पर भी डायरेक्ट अटैच कार्बन है। इस कार्बन पे देखो आप, इस कार्बन से डायरेक्ट कार्बन, हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है और सल्फर भी है। तो पहले हम लिखेंगे सल्फर को, फिर लिखेंगे कार्बन को, फिर लिखेंगे हाइड्रोजन को, क्योंकि यहाँ पर हम एटॉमिक नंबर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। अब आप देखो नंबर 1 तो क्लोरीन हो जाएगा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 है। उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा? इथाइलिन है। इथाइलिन का मतलब यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से अटैच है, तो वहाँ कार्बन सल्फर से, इसलिए ये नंबर 2 हो जाएगा, ये नंबर 4 हो जाएगा, ये नंबर 3 हो जाएगा। वी गो फ्रॉम 1 to 2, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई बेटा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई तो बताओ क्या होना चाहिए? तो देखो ये भी कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? आर। क्या होना चाहिए बेटा? आर, बट लोअर प्रायोरिटी से रखी हुई है तो ये क्या हो जाएगा? एस। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? 3s। अब आ जाएगा सेकेंड वाले में। सेकेंड वाले में भी हम सबसे पहले फर्स्ट कार्बन पे देखते हैं। तो यहाँ पर मिथाइल है,
यहाँ पर SH है, सॉरी बेटा यहाँ पर मिथाइल नहीं हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन लिखेंगे। और यहाँ पर आपके पास मिथाइल है और यहाँ डायरेक्ट कार्बन है। अब आप देखो इस कार्बन पे डायरेक्ट क्या अटैच है, कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन। तो पहले क्लोरीन आएगा, फिर कार्बन आएगा, फिर हाइड्रोजन आएगा। तो यहाँ पर नंबर 1 SH होगा, नंबर 2 ये होगा 1 से 2 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होना चाहिए, S होना चाहिए। और S ही होगा क्योंकि यहाँ पर लोअर प्रायोरिटी आपके वर्टिकल लाइन पर है। तो बताओ 2 नंबर के कार्बन पे क्या कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, S। अब लिखेंगे नंबर 3 के ऊपर। तो नंबर 3 पे देखो आप H इधर आ जाएगा C2H5, यहाँ पर आ जाएगा Cl, ऊपर कार्बन है। अब देखो इस कार्बन पे क्या क्या है, इस वाले कार्बन पे सल्फर भी है, कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो सल्फर है, कार्बन है, हाइड्रोजन है। नंबरिंग करेंगे तो बताओ सबसे पहले तो कौन आएगा, क्लोरीन। उसके बाद में ये नंबर 2 होगा, ये नंबर 3 होगा, ये नंबर 4 होगा। 1 से 2 की तरफ जाते समय आपको बता वी गो फ्रॉम 1 to 2। 4 को क्रॉस कर सकते हैं, 3 को क्रॉस नहीं कर सकते। कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। बेटा क्लॉकवाइज है तो क्या होना चाहिए, R। बट आपको पता है लोअर प्रायोरिटी ऐसे रखी हुई है, तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, S। अब आप चेक करो, ये भी 2S, ये भी 2S, ये 3S, ये भी 3S, अर्थात यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन 2S 3S ऑब्टेन हो रहा है और यहाँ पर भी आपके पास कॉन्फ़िगरेशन 2S 3S ऑब्टेन हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, बोथ आर आइडेंटिकल, ये दोनों आइडेंटिकल है। तो इसका आंसर कौन सा होगा बेटा, A। हाँ, अगर हम चाहें तो इसको रोटेशन से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे रोटेशन से, वो देखिएगा। आपके पास फर्स्ट मॉलिक्यूल गिवन है CH3, H, SH, Cl, H और C2H5। हमने पहले इसको फिक्स कर दिया और इसको फिक्स करके इसको रोटेट करेंगे बेटा। तो इसको फिक्स करके इसको मैंने रोटेट किया है, रोटेट करके मैं क्लोरीन को नीचे लाना चाहता हूँ, तो मैंने इसका रोटेशन ऐसे किया है। तो जनाब आप देखो CH3, H, SH ये तो फिक्स सही। जब नीचे रोटेशन किया है तो यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा, तो बेटा यहाँ पर आपका C2H5 इथाइल आ जाएगा और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन आ जाएगा। अब हम इसको फिक्स करेंगे बेटा, नीचे वाले को, और इसको फिक्स करके इसको रोटेट करेंगे और इसको रोटेट हम इस तरह से करेंगे बेटा। तो देखो क्योंकि रोटेशन का कोई रूल नहीं है, आप किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे इसको हम ऐसे रोटेट करेंगे तो बेटा मिथाइल तो यहाँ आ जाएगा, ये SH यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पर चला जाएगा। आप जरा फर्स्ट सेकंड को इसको कंपेयर करो, बताओ दोनों सेम है डिफरेंट है, दोनों सेम ऑब्टेन हो रहे हैं। अगर दोनों सेम है तो इसका मतलब आपके फर्स्ट एंड सेकंड भी क्या होगा बेटा, आइडेंटिकल होगा। तो हम रोटेशन से भी पता कर सकते हैं और नोमेनक्लेचर से भी पता कर सकते हैं। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 2 सेंटर्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर। आपको ये कंपाउंड है, इसके अंदर 2 कैरल सेंटर है, ये दोनों कैरल सेंटर, और इस कैरल सेंटर पर आपको बताना है कि इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो देखिएगा सबसे फर्स्ट तो हम यहाँ पर आपके पास जो भी है इसमें नंबरिंग करेंगे। तो आप देखो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ का मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो इसमें 3 कार्बन का चेन है, ये 2 और 3 है। अब हमें 2 और 3 नंबर के कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफाई करना है। तो ये भी सिंपल है। सबसे पहले हम नंबर 2 कार्बन पे डिसाइड करेंगे, तो COOH, कार्बन, हाइड्रोजन और Br, ये ग्रुप आपको गिवन है। और आप देखो इसके ऊपर यहाँ पर बताओ, यहाँ पर इससे डायरेक्ट अटैच क्या है, कार्बन है, और इस कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी, हाइड्रोजन भी है। तो पहले ऑक्सीजन, फिर कार्बन और हाइड्रोजन, क्योंकि ये हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे जाएंगे। किसके अंदर लिखे जाएंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब आप इसमें नंबरिंग करो, नंबर 2 कार्बन है, नंबरिंग करेंगे तो बेटा सबसे पहले Br आएगा, क्योंकि ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। अब यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, बट आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐसे लिखा जाता है, और अगर ऐसे लिखा जाता है तो इस कार्बन के साथ में 2 ऑक्सीजन ये रहे और 1 ये रहा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 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 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर फर्स्ट ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर कार्बन है, तो ये डिफरेंट है,
इसका एटॉमिक नंबर मोर है तो इसका मतलब ये नंबर 2 हो जाएगा, ये नंबर 4 हो जाएगा और ये आपका नंबर 3 हो जाएगा। अब हमें पता है कि वी गो फ्रॉम 1 to 2, हम 1 से 2 की ओर जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको पता अगर 1 से 2 हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो आपका कॉन्फ़िगरेशन एस होना चाहिए, बट आपकी जो लोअर प्रायोरिटी यहाँ पर रखी हुई है वो लोअर प्रायोरिटी ऐसे रखी हुई है, अर्थात वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल पर है। तो बताओ कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बेटा, एस की बजाय आर। तो इसका मतलब कार्बन नंबर 2 पर कॉन्फ़िगरेशन है आर, तो इसका हो गया 2R। अब आ जाएगा नंबर 3। नंबर 3 में देखो आप हाइड्रोजन है, साइनाइड है, OH है, और अब इस वाले कार्बन पर, ये डायरेक्ट कार्बन है, इस वाले कार्बन पर Br भी है, H भी है और COOH भी है। तो यहाँ पर एक तो फर्स्ट है Br, एक है कार्बन और एक है हाइड्रोजन। अब इसमें हम एटॉमिक नंबर के हिसाब से नंबरिंग करेंगे तो बेटा पहले OH आएगा और उसके बाद में आपका ये हो जाएगा। ऐसा क्यों, वो देखो आप यहाँ पर साइनाइड है, आपको पता है साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड एन होता है, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 3 बार नाइट्रोजन से अटैच चाहिए, इस तरह से है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। अब आप देखो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन, यहाँ भी फर्स्ट कार्बन, कार्बन के बाद यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर मोर है इसलिए वो नंबर 2 हो जाएगा, ये नंबर 4 हो जाएगा और ये नंबर 3 हो जाएगा। अब हम जाएंगे 1 से 2 की ओर। 1 से 2 की ओर राउंड करते समय बेटा हम 4 को क्रॉस कर सकते हैं, 3 को क्रॉस नहीं कर सकते, अर्थात ये वाला रोटेशन रॉन्ग है। तो बताओ कौन सी डायरेक्शन हो गई, क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो कॉन्फ़िगरेशन आर होना चाहिए बेटा, बट आपकी लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल पे नहीं हॉरिजॉन्टल पर है, तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, एस। तो बताओ 3 नंबर के कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, एस। तो इसमें कौन सा आंसर आपका राइट होगा, 2R एंड 3S। तो बेटा आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट है, 2R एंड 3S। तो इसी के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच हैज आर कॉन्फ़िगरेशन। आपको बताना है बेटा इनमें से आर कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है। तो देखिएगा इनमें हम कॉन्फ़िगरेशन में सबसे फर्स्ट डिसाइड करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर Br नंबर 1 हो जाएगा, CH2 और इसमें से आपका ये नंबर 2 होगा बेटा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब 2 तो कार्बन और 1 हाइड्रोजन है, जबकि इथाइल में यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। अब हम 1 से 2 की ओर रोटेट करेंगे तो ये 1 से 2 हो गया। कौन सी डायरेक्शन हो गई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई बेटा। अब बताओ क्लॉकवाइज है तो क्या होना चाहिए, आर कॉन्फ़िगरेशन, और आपकी लोएस्ट प्रायोरिटी जो है वो भी वर्टिकल लाइन पर है, तो बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन कौन सा हो गया बेटा, आर। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट। अब आप देखिएगा सेकंड वाले में, सेकंड वाले में अगर हम बात करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन के लिए 1 हो जाएगा बेटा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। वी गो फ्रॉम 1 to 2, हम 1 से 2 जा रहे हैं, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज का मतलब आर होना चाहिए, बट लोएस्ट प्रायोरिटी आपकी वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल पर है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सा हो गया बेटा, एस। ऐसे ही इसमें देखिएगा यहाँ पर भी Br नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा, ये नंबर 4 हो जाएगा। हम 1 से 2 की ओर जा रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन हो गई बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होना चाहिए, एस, और आपकी लोएस्ट प्रायोरिटी भी वर्टिकल लाइन पर है, तो बताओ ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सा हो गया, एस। नंबर डी, ये आपका नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा। वी गो फ्रॉम 1 to 2 क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज का मतलब आर होना चाहिए, बट आपकी लोएस्ट प्रायोरिटी ऐसे रखी हुई है, तो ये आर की जगह क्या हो जाएगा, एस। तो इस प्रकार से भी हम इनको सोल्व कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। बट अगर हम चाहें तो इसको दूसरे वे में भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है, तो अब जरा इनके बीच में रिलेशनशिप देखो। यहाँ पर Br CH2 यह है, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ही होगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो बी कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, Br को तो फिक्स रख दिया। किसको फिक्स कर दिया बेटा, Br को मैंने फिक्स कर दिया और इसको रोटेट कर दिया। रोटेट कैसे किया है, इस तरह से रोटेट कर दिया। तो जैसे इसको रोटेट करूंगा, यहाँ पर तो CH डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा, इसके नीचे वाले पर इथाइल आ जाएगा और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन आ जाएगा। जरा इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा, आइडेंटिकल है, सेम है, तो इसका मतलब ये भी कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, एस। ऐसे जरा इसमें देखिएगा आप लोग, इसके अंदर भी हमने क्या किया है, इसके सिमिलर हाइड्रोजन था तो मैंने यहाँ पर भी इस हाइड्रोजन को फिक्स कर लिया और हाइड्रोजन को फिक्स करके इसको रोटेट किया है। रोटेट कैसे किया है बेटा, इसको ऐसे रोटेट किया है, अर्थात इसको हमने क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। तो यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH आ जाएगा, नीचे वाले पर इथाइल आ जाएगा और ये हाइड्रोजन आपका यहाँ आ जाएगा। तो बताओ अब इसका और इसका कॉन्फ़िगरेशन भी सेम हो गया, ये Br आ जाएगा, मैंने मिस कर दिया, ये Br आ जाएगा।
तो देखो यहाँ पर भी आर, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर इथाइल, इसका मतलब ये भी इसके आइडेंटिकल हो गया। तो इसका भी कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया बेटा, एस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, अर्थात पोस। आपको बताना है कि इसमें से कौन से कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अर्थात पोस है। तो देखिएगा बेटा, आपको यहाँ पर मोस्टली साइक्लोब्यूटेन गिवन है, तो हम साइक्लोब्यूटेन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, साइक्लोब्यूटेन में आपके पास 1 2 3 ये 3 पोजीशंस होती है। इनमें सबसे फर्स्ट मैं डिसीजन लूँगा 1 और 2 पर। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1 2। तो बेटा ये 1 2 से है, इस 1 2 पर हम सबसे पहले रखेंगे सिस फॉर्म। तो ये सिस फॉर्म है, और यही 1 2 के अंदर अब हम रख रहे हैं ट्रांसफॉर्म, और ये ट्रांसफॉर्म है। अब आप जरा देखिएगा कि 1 2 के अंदर जो सिस फॉर्म होती है उसके अंदर यहाँ से अगर इसको हम 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना चाहे तो डिवाइड हो जाएगा, अर्थात इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। तो मैं आपको यहाँ भी ये क्लियर कर दूं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री किसको बोलते हैं, अर्थात पोस होता क्या है। तो बेटा पोस के लिए अगर हम बात करें तो एन इमेजिनरी प्लेन विच डिवाइड 2 इक्वल हाफ ऑफ ए मॉलिक्यूल। मतलब एक इमेजिनरी प्लेन जो किसी भी मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है उसे हम प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। तो देखो मैंने यहाँ से ये इमेजिनरी प्लेन ड्रॉ किया है जो इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये इस ग्रुप को सुपर इम्पोज कर जाएगा, इसलिए यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और अगर यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो बेटा ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। बट आप देखिएगा ट्रांस के अंदर अगर मैं यहाँ से इसको लाइन ड्रॉ करूँगा तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती, क्योंकि एक वैलेंसी आपकी वेज पर है और एक वैलेंसी आपकी डेज पर है। तो इसका मतलब ट्रांस में पोस नहीं होगा बल्कि आपके सिस में पोस होगा। ये कौन सी कंडीशन के लिए बेटा, ये आपके 1 2 के लिए आया है। अब इसमें ले रहे हैं हम नंबर 2, 1 और 3 कंडीशन के लिए। अब की बार हम डिस्कस करेंगे बेटा 1 and 3, 1 and 3। अब आप देखिएगा 1 और 3 के अंदर मैंने अभी ये सिस फॉर्म लिया है, और अब की बार में 1 और 3 के अंदर ये ट्रांसफॉर्म ले रहा हूँ बेटा। अब आप देखो 1 और 3 के अंदर सिस ले लो चाहे ट्रांस ले लो, तो अभी मैंने जो सिस फॉर्म लिया है उसके बावजूद के अंदर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा तो ये लाइन इसको सुपर इम्पोज कर जाएगी, सॉरी इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर जाएगी। ये पोर्शन इसको सुपर इम्पोज करेगा और यहाँ से जो भी आपकी वैलेंसी होगी वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बट आप देखो बेटा ट्रांस के अंदर भी अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेगी, अर्थात यहाँ पर ट्रांस के अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका जो वेज पर है वो भी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा और डेस वाला भी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्रॉस पोजीशन के अंदर अर्थात अपोजिट पोजीशन के अंदर, तो मैं आपको एक क्लियर पॉइंट लिख दूं, इन अपोजिट पोजीशन के अंदर सिस और ट्रांस दोनों के अंदर ही क्या होगा बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, पोस होगी। अब लेते हैं इसके अंदर नंबर 3 कंडीशन 1 2 3 तीनों के लिए। तो देखिएगा बेटा 1 2 और 3 के अंदर बात करें हम, तो जैसे मान लीजिएगा मैंने ये वेज पर ले लिया, ये वेज पर ले लिया और ये डेज पे ले लिया, तो इस मॉलिक्यूल को हम यहाँ से 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सुपर इम्पोज हो जाएंगे। ये आपका हाफ हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा बेटा, हाफ हो जाएगा। आप चाहो तो इस कंडीशन को ऐसे भी ले सकते हो, जैसे ये वेज और ये भी वेज, तो भी हम इसको यहाँ से इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देंगे, ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर जाएगा। तो इसका मतलब 1 2 3 कंडीशन के अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होने का चांस है। तो बताओ अब यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा। तो देखिएगा फर्स्ट के अंदर आपके पास टेट्राहेड्रल है, मतलब टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है, ये वेज पर है, ये वेज पर है, ये वेज पर है और ये डेज पर है। अगर मैं इसको ऐसे काटता हूँ तो बेटा ये इसको सुपर इम्पोज नहीं करेगा, बट मैं ये जो ट्रांस वाली पोजीशन है इसी को यहाँ से कट कर देता हूँ। तो जैसे इसको मैं यहाँ से कट करूँगा ये मिथाइल हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा,
और ये मिथाइल इस मिथाइल को सुपर इम्पोज कर देगा। इसका मतलब फर्स्ट के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है बेटा। सेकेंड वाले में देखो बेटा कौन सी कंडीशन है, 1 2 है और 1 2 के अंदर सिस है। आपको बताया 1 2 के अंदर सिस में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, बट सबसे बड़ी दिक्कत है बेटा इस साइड में आपके पास में डबल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है बेटा, डबल बॉन्ड है। और इस साइड में आपके पास में कौन सा बॉन्ड है बेटा, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। सी में देखो, सी में भी बेटा आपके पास कौन सी कंडीशन है, 1 2 है और कौन सी पोजीशन में बेटा, ट्रांस में। तो आपको पता है ट्रांस में तो पोस्ट होने का चांस ही नहीं है। नंबर डी में भी बेटा पोस्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये 1 कैरियर सेंटर वाला है और इसमें मतलब ये 1 कैरियर सेंटर कंपाउंड है और 1 कैरियर सेंटर कंपाउंड में कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा बेटा, ए। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। तो देखिएगा बेटा सबसे फर्स्ट है 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। उसने यहाँ पर इसका कोई भी फॉर्म हमें ऑब्टेन नहीं किया क्योंकि 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन में जीआई होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और हमें पता है कि जीआई के लिए कंडीशन है कि 2 कार्बन sp3 डाई सब्स्टिट्यूटेड होने चाहिए। अगर यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी तो बेटा इसके 2 फॉर्म ऑब्टेन होंगे। एक फॉर्म होगा इसका सिस और एक फॉर्म होगा ट्रांस। तो एक पे बना दिया मैंने सिस और एक फॉर्म बना रहा हूँ मैं इसकी ट्रांस। अब आप जरा देखो एक फॉर्म इसकी सिस है और एक फॉर्म इसका कौन सा है, ट्रांस। तो सिस फॉर्म के अंदर तो यहाँ से इसके अंदर क्या है बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। बट आपका जो ट्रांस है उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहाँ पर पोर्स नहीं है, इसका मतलब ये आपका क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब आ जाएगा बी ऑप्शन। बी के अंदर उसने 1 4 पोजीशन पर है तो बेटा यहाँ पर भी इसमें जीआई हो जाएगी और जीआई हो जाएगी तो इसकी 2 फॉर्म होगी। तो देखो एक फॉर्म तो हो जाएगी इसकी सिस, तो इसका एक फॉर्म तो बना दिया मैंने ये सिस, और एक फॉर्म इसकी कौन सी होगी बेटी, ट्रांस। तो एक फॉर्म हमने इसकी बना दिया ट्रांस फॉर्म, तो ये ट्रांस हो गई। अब आप जरा देखो ये सिस है, ट्रांस है, इसके सिस फॉर्म के अंदर यहाँ से ये क्या है बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बट बेटा इसके ट्रांस फॉर्म में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अर्थात इसकी सिस और ट्रांस दोनों में ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसका मतलब दोनों ही क्या है, बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव है, अर्थात इनके अंदर क्या नहीं होगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा बेटा, बी। क्यों, क्योंकि फर्स्ट के अंदर सिस में ही ऑप्टिकली इनएक्टिविटी है बट ट्रांस में तो ऑप्टिकल एक्टिव है। अब उसने यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं किया कि सिस फॉर्म है या ट्रांस फॉर्म है। अगर वो आइडेंटिफाई करके में गिवन करता है कि सिस फॉर्म है ट्रांस फॉर्म है तो हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं। बट आप देखो इसके अंदर तो सिस और ट्रांस दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसलिए इसका आंसर यही होगा बेटा। अब आ जाएगा थर्ड वाले में आप देखो यहाँ पर जीआई पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये sp2 है और ये sp3 है। और अगर मैं इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करूँ तो बेटा इसके अंदर आप चाहे सिस फॉर्म में रख लो चाहे इसको आप ट्रांस फॉर्म में रख लो, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि इधर डबल बॉन्ड कार्बन है और इधर आपका सिंगल बॉन्ड कार्बन है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, बी। इसी के साथ आपका ये बेटा आइसोमेरिज्म के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पोर्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन को उसके कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया है। अगर बेटा आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि आपके पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे।